Hello everyone. The next topic that we are going to take is applications in number theory. कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नंबर थ्योरी में क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और अगर तुम्हें याद हो, इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस डिस्कस की थी कॉम्बिनेशन की, राइट? और उसमें हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे, कुछ केसेस उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे नंबर थ्योरी के लिए, और ट्राई करेंगे कि जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स बन सकते हैं इस पे, या फिर जितने पॉसिबल वैरायटी के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो सारे यहाँ पे कवर करने की ट्राई करेंगे। हालांकि सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी वेरिएशन बना के क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। बट स्टिल जनरली जितने भी कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखना, इसी को हमने आगे कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1 जो है, दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर, कि अगर तुम्हें कोई नंबर दे रखा है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स तुम्हें फाइंड करने हैं, तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हारी किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो देखना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते जाना अपने आप साथ में। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 720। तो 720 एक तुम्हें नंबर दे दिया, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं इसके लिए, राइट? तो देखना, स्टार्ट कर रहे हैं। 720 है ना, तो पहला काम तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है हमें, तो क्या बन जाएगा ये 72 इंटू 10 लिखा जा सकता है इसको। तो 72 का मतलब क्या होता है 24 इंटू 3, 24 मतलब 8 इंटू 3, सो दिस इज 8 इंटू 3, 24 हो गया, इंटू 3 इंटू 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, देख लो यहां से, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, दिस इज 720। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर ली। अब ये तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई ना, तो यहां से हमें थोड़ी सी तो हेल्प मिल जाएगी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, ठीक बात है। तो अब इसको देख के ट्राई करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज का ध्यान देना, डिवाइजर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अगर 720 का कोई डिवाइजर है ना, इसका मान लो कोई डिवाइजर है, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका कोई भी जो डिवाइजर होगा ना, वो किस टाइप का हो सकता है? अगर इस डिवाइजर को, इस नंबर n को इससे कंप्लीटली डिविजिबल होना है, तो क्या पता चलेगा कि पहली बात तो कि अगर इसमें 3 फैक्टर्स है ना, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 5 है, तो इसमें भी इन तीनों के अलावा और कुछ चौथा तो नहीं आ सकता, नहीं तो वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 का प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का होगा और 5 का होगा। इतनी बात तो सही है। जब तुम इसका कोई भी डिवाइजर लोगे, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, उसमें इन तीनों प्राइम फैक्टर्स के अलावा और कोई चौथा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सो दैट ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब मान लो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 वाला जो फैक्टर है ना, इसकी कुछ पावर हो सकती है। तो मान लो 2 की पावर है सपोज x, 3 की कुछ पावर होगी, मान लो 3 की पावर है y, 5 की कुछ पावर होगी, मान लो इसकी पावर है z। इस तरीके से हमने मान लिया कि इसका कोई भी एक डिवाइजर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से है। अच्छा, अब और तुम्हें क्या समझ में आएगा कि अगर 2 की बात करें ना, तो 2 की जो भी पावर होगी डिवाइजर में, वो इस वाली पावर से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। अगर मान लो ये इससे बड़ी होगी, इसकी पावर 5 हो गई, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल तो हो ही नहीं पाएगा, सही बात है। तो इसका मतलब ये कि 2 की जो भी पावर होगी यहां पे, वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। तो मतलब ये जो x है ना, x के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, x की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। देख लो इसको, बस इसकी जो पावर है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम जितनी मर्जी हो जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल तो हो ही जाएगा, सिर्फ 2 की अगर बात करें तो। ये बात आ रही है समझ में? ठीक बात है। सिमिलरली अगर 3 की पावर y की बात करते हैं, तो अगर ये पूरा कैंसिल आउट होना है, पूरा डिविजिबल होना है, तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो y के लिए कौन कौन सी चॉइसेस होंगी तुम्हारे पास? y की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 का मतलब 3 की पावर 0, तो मतलब 3 का प्राइम फैक्टर उसमें है ही नहीं है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
एंड सिमिलरली 5 की पावर 1 है तो z के लिए कौन कौन सी चॉइसेस होंगी, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 1 होगी। ये ठीक है। अब देख लो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब तुम कोई भी एक पॉसिबिलिटी उठा के देख लो, तुम्हें एक डिवाइजर मिल जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 0 रख ली, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो रिजल्ट में क्या मिला 1 एंड वी नो दैट 1 इज अ डिवाइजर ऑफ 720। कोई और पॉसिबिलिटी ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, 2 की पावर 1, y की वैल्यू 2 ले लो, z की वैल्यू 1 ले लो, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, वहां से भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक डिवाइजर मिल जाएगा। सही बात है। तो x की इतनी चॉइसेस, y की इतनी चॉइसेस, z की इतनी चॉइसेस, हर एक के कोरस्पोंडिंग तुम्हें एक यूनिक डिवाइजर मिलेगा। तो तुम क्या बोल पाओगे कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने मिल सकते हैं। टोटल डिवाइजर्स के लिए x के लिए भी कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी कि इन पांचों में से कौन सी रखो। तो यहां पे चॉइस करने के लिए 5 तरीके, y की चॉइस करने के लिए 3 तरीके, z की चॉइस करने के लिए 2 तरीके, और सबके लिए कोई ना कोई चॉइस करनी है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू 30। देख लो इसको अपने आप। तो ये रिजल्ट मिल गया तुम्हें कि इस नंबर के 30 नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। चाहो तो तुम वेरीफाई करके देख सकते हो मैन्युअली। ठीक बात है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने बोल दिया कि इसका जो भी डिवाइजर होगा, मान लेते हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके की है, इसके अलावा ओ के प्राइम फैक्टर इसमें नहीं होगा। अब हमने क्या बोला ना कि उसमें जो 2 का फैक्टर होगा उसकी पावर क्या क्या हो सकती है, इसकी पावर के लिए कितनी चॉइसेस हैं। तो हमने बोल दिया 0 से लेके 4 तक कोई भी हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ही 4 है। तो x के लिए हमें क्या पता चला, कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। सिमिलरली y के लिए कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस, z के लिए कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस, और हर एक चॉइस के कोरस्पोंडिंग x की कोई भी ले लो, y की कोई भी, z की कोई भी, तो हर एक चॉइस के कोरस्पोंडिंग एक यूनिक डिवाइजर मिल रहा है तुम्हें। तो नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जितनी भी चॉइसेस हो सकती हैं, y की जितनी चॉइसेस हो सकती हैं, z की जितनी चॉइसेस हो सकती हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। ठीक बात है। तो ये समझते जाना, सबके लिए रिजल्ट भी हम लिखेंगे, याद रखेंगे, बट मेथड समझते जाना साथ में, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पहले भी बताया कि जब भी थोड़ी सी भी वेरिएशन आ गई तो रिजल्ट काम नहीं आता, ये जो कंसेप्ट है ये काम आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे रिजल्ट बना। ठीक है, ओके। तो अगर ये वाला पार्ट क्लियर है ना 720 के लिए, तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं 3150। देख लो इसको भी 3150। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 315 इंटू 10 है, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, ये 5 इंटू 63 बन रहा है इंटू 10। ठीक बात है। तो ऐसे कर लिया करो प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे बच्चों वाले तरीके से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। 63 कितना होता है, 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, तो यहां से 2 का फैक्टर आएगा, यहां से ये कितना है 9 इंटू 7, यहां से 3 की पावर 2 आएगी, यहां से 5 का फैक्टर, यहां से 5 का फैक्टर, 5 की पावर 2 हो गई, यहां से एक 7 आना था, दिस इज 7। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3150। ठीक है जी। अब इसके लिए नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड करने हैं, कर सकते हैं। अगर ये वाली चीज क्लियर है तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या बोल देंगे कि इसका जो भी डिवाइजर होगा उसमें 2 का प्राइम फैक्टर हो सकता है, 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, और जो 2 का होगा, मान लो 2 की पावर x है, तो x के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस आएंगी, 2 चॉइसेस आएंगी। 3 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस आएंगी, या तो 3 की पावर 0 या 1 या 2, तो मतलब इससे हमेशा एक ज्यादा ही आएगी, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस आ गई। 5 की पावर 2 है, कितनी चॉइसेस बनेगी, 3 चॉइसेस बनेगी। 7 की पावर 1 है, कितनी चॉइसेस बनेगी, 2 चॉइसेस बनेगी। तो ये चीज बनेगी 6 इंटू 6 कितना, 36। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस हो गए 36। ठीक बात है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके को देख के तुम्हें जनरलाइज भी करना आ गया होगा। अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे फाइंड करते हैं,
जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर है हर एक में 1 1 ऐड करते जाओ। इसकी पावर 1 थी, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसी पूरी चीज को एक रिजल्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, देखना। ओके, ये देख लो रिजल्ट लिखा गया है। क्या लिखा है? लेट n एक नंबर है इज इक्वल टू दिस। तो कोई एक नंबर दे रखा है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके की है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। कैसे फाइंड करेंगे? हर एक प्राइम फैक्टर की जो भी पावर है सब में 1 1 ऐड कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो वही किया है, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू s+1। और आगे भी अगर और भी प्राइम फैक्टर्स हैं तो सेम तरीके से चलता जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया। इसको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए, राइट? ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, देखना। क्वेश्चन इज फॉर n इक्वल टू 10,800, ये नंबर दे दिया और इसके लिए ये सारी चीजें हमें बतानी है क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, तो पता है अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड करने हैं तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो देख लो, सबसे पहले n इक्वल टू 10,800 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कितना होगा? 108 इंटू 100 होगा ये, देख ही रहे हैं। 108 का मतलब क्या होता है? 36 इंटू 3 बोल लो, या फिर 27 इंटू 4। 27 इंटू 4 का मतलब 4 is 2 की पावर 2, 27 is 3 की पावर 3। 100 का मतलब 25 into 4, 4 is 2 की पावर 2, 25 is 5 की पावर 2। So this is 2 to the power 4, 3 to the power 3 and 5 to the power 2। ये बात ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अब फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में तो सिंपली क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, हर एक पावर में 1 1 ऐड कर दो, आप उसमें कर दो मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना हो गया ये? 60 के बराबर होगा। सही, डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए और कुछ भी नहीं। कमिंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड इज नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो ये एक नई टर्म आ गई, अगर नहीं पता पहले से। तो प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं? तो तुम्हें पता है कि हर एक अगर कोई भी नंबर है ना n, तो उसके दो डिवाइजर तो पक्का होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो अगर वो वाले दो डिवाइजर को हटा दें तो बाकी जितने डिवाइजर बचते हैं दैट आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उस नंबर के, उसमें से 1 वाला डिवाइजर हटा दो और द नंबर इटसेल्फ वो वाला डिवाइजर हटा दो, तो बाकी जो भी बचेंगे दे आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स। तो मतलब क्या करना है? जब भी प्रॉपर डिवाइजर्स पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड कर लेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, वो वाले दो पर्टिकुलर डिवाइसेस को माइनस कर दिया जाएगा। तो सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू ये जो टोटल डिवाइजर आए थे 60 माइनस 2, वो वाले दो डिवाइजर माइनस कर देंगे, तो बचेंगे क्या? प्रॉपर डिवाइजर्स बच जाएंगे। ठीक बात है। तो इसमें भी बस ये टर्म पता होनी चाहिए, टर्म का मतलब क्या है, प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं, और इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है जी, कमिंग टू द थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। अब ये सोचने वाली चीज है कि इसके इवन डिवाइजर कैसे फाइंड करें। तो अब अगर तुम्हें डिवाइजर जो हमने फाइंड किए थे, जो रिजल्ट बनाया था हमने नंबर ऑफ डिवाइजर का, अगर तुम्हें वो वाला कंसेप्ट समझ में आ रखा है तभी तुम ये वाला पार्ट कर पाओगे, तभी ये वाली वेरिएशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो देखना नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। अब इसमें क्या होगा ना, इवन डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक बात है। तो अगर कोई भी इवन डिवाइजर है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस टाइप की होगी? इसी टाइप की होगी ना, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z। ठीक है, तो अगर इवन डिवाइजर चाहिए तुम्हें तो तुम क्या बोल दोगे कि इसमें जो 2 वाला फैक्टर है ना उसकी पावर के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, इस x के लिए क्या चॉइसेस हो सकती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये इवन हो तो इसमें 2 वाला फैक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, बिना 2 के तो इवन हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब तुम क्या बोल दोगे कि इसमें जो 2 वाला फैक्टर होगा ना उसकी पावर कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए।
तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी 4 हो सकती है। तो x के लिए कितनी चॉइसेस 1 2 3 और 4 ये पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं x के लिए 2 की पावर के लिए। ठीक है जी। तो जो जनरली हमारे पास आता था 2 की पावर 0 भी अलाउड होता है, बट इस केस में 2 की पावर 0 नहीं अलाउड हो पाएगा क्योंकि 2 का कम से कम एक फैक्टर तो होना चाहिए। तो ये एक नई चीज हो गई इसमें। बाकी अगर 3 की पावर की बात करें इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए वही 0 से लेके 3 तक सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो 0 1 2 3 एंड सिमिलरली z के लिए कौन सी चॉइसेस हैं 0 1 2। तो बस नेक्स्ट टाइम से ये भी लिखने की नहीं जरूरत है, ये तो ओरली सोची जा सकती है चीज। तो क्या बोल देंगे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने होंगे 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस 1 2 3 4 4 चॉइसेस हैं। 3 की पावर के लिए एक ज्यादा 4 चॉइसेस, 5 की पावर के लिए एक ज्यादा 3 चॉइसेस। तो कितना आ गया ये 48। इतने नंबर ऑफ इवन डिवाइजर हो गए। ठीक है ना। तो जब भी मल्टीप्लाई करने हैं तो बेसिकली हम सोच तो क्या रहे हैं चॉइसेस ही सोच रहे हैं ना कि 2 के लिए कितनी चॉइसेस 3 की पावर के लिए कितनी 5 की पावर के लिए कितनी। तो जैसे इवन पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 2 की मुझे कम से कम एक पावर तो लेनी पड़ेगी। तो कितनी चॉइसेस बची 4 ही चॉइसेस बची 1 और 2 और 3 और 4। ठीक है जी। तो ध्यान दे रहे हैं इन चीजों का बस। ओके कमिंग टू फोर्थ पार्ट नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब ऑड डिवाइजर्स कितने होंगे बता सकते हो क्या। एक तरीका तो क्या हो सकता है कि टोटल डिवाइजर तुम्हें पता है कितने हैं 60, उसमें से इवन कितने हैं 48। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो कितने आ जाएंगे ऑड डिवाइजर्स आ जाएंगे जो भी बचेंगे। सो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स इज इक्वल टू 60 माइनस 48। ये एक तरीका हो सकता है करने का। और दूसरा तरीका क्या होगा इसी तरीके से करो कि सोचो 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस 3 की पावर के लिए कितनी 5 की पावर के लिए कितनी। अब इसमें तुम क्या बोल दोगे ना कि अगर मुझे ऑड डिवाइजर चाहिए तो इसका मतलब उसमें 2 का फैक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस एक ही चॉइस है कि 2 की पावर को 0 ही होना पड़ेगा ताकि उसमें 2 का फैक्टर खत्म हो जाए। ठीक है। तो अगेन 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस एक ही चॉइस। बस इतनी कंडीशन लग गई काफी है। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं होगी किसी पे। 3 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस एक ज्यादा करके 4 चॉइसेस, 5 की पावर के लिए कितनी 3 चॉइसेस। तो कितना आ गया 12 आ गया। तो जिस मर्जी तरीके से कर लो। ठीक है जी। ओके फोर्थ पार्ट इज आल्सो डन। नेक्स्ट वाले 3 पार्ट भी ट्राई करो अपने 5th करो 6th करो एंड 7th। ओके 5th पार्ट ट्राई कर रहे हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। तो 10 से डिविजिबल वाले कितने डिवाइजर होंगे। अब तो सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन डिवाइजर वाला अगर समझ में आ गया इवन डिवाइजर का मतलब क्या था द डिवाइजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो अगर 2 से डिविजिबिलिटी वाला कांसेप्ट समझ में आ गया तो जो मर्जी नंबर दे दे यहां पे डिविजिबल बाय 10 दे दे 120 दे दे कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो कर लो इसको भी। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10 जो होंगे कैसे कर पाओगे अगर डिवाइजर को 10 से डिविजिबल होना है तो 10 का मतलब क्या होता है 2 into 5। तो उसमें कम से कम एक फैक्टर 2 का होना चाहिए, कम से कम एक फैक्टर 5 का होना चाहिए। तो तुम क्या बोल दोगे कि इसमें जो 2 आएगा प्राइम फैक्टर उसकी पावर के लिए कितनी चॉइसेस या तो 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है 4 चॉइसेस हैं 2 की पावर के लिए। एक फैक्टर चाहिए कम से कम 2 का। 3 का फैक्टर हो या ना हो कोई कंडीशन नहीं है इस पे। तो 3 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी 4 चॉइस होंगी 0 1 2 3 इसके लिए 4 चॉइस होगी। 5 की पावर के लिए कितनी चॉइस है अगर 10 का फैक्टर बनाना है एक पावर 5 की मिनिमम चाहिए तो 5 की पावर 1 भी हो सकती है 2 भी, 2 चॉइसेस होंगी इसके लिए 10 to 2 कर दो। तो कितना आ गया ये 32 बन गया। ठीक है वही सेम फंडा जो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए किया था। और सेम तरीके से नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा डिविजिबल बाय 120 पूछे और 120 होता कितने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पता चल जाएगा किस प्राइम फैक्टर की कितनी कितनी पावर चाहिए तुम्हें मिनिमम। तो 120 कितना हो जाएगा 15 into 8 होता है ये। ठीक बात है। तो 15 is 5 into 3 8 is 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 into 3 into 5। तो देख लो तो जो भी डिवाइजर्स बनेंगे उसमें 2 की मिनिमम पावर 3 तो आनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी 4। तो 2 की पावर के लिए 2 ही चॉइसेस होंगी या तो 3 रख सकते हो या फिर 4। तो 2 चॉइसेस। 3 की पावर के लिए कम से कम एक पावर चाहिए या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी 3 चॉइसेस। 5 की पावर के लिए कम से कम एक पावर चाहिए तो 1 हो सकती है 2 हो सकती है 2 चॉइसेस।
इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए डिविजिबल बाय 120। ठीक बात है। ओके, एक लास्ट पार्ट और सेवंथ, number of divisors divisible, number of divisors of the form 4k plus 2 where k belongs to whole number। इसको देखो ध्यान से, इस फॉर्म का डिवाइजर होना चाहिए k belongs to whole number। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो k को 0 रखोगे 2 आएगा, 1 रखोगे 6 आएगा, 2 रखोगे 10 आएगा। तो इस टाइप के जो डिवाइजर्स हैं 2, 6, 10, 14, जिसको तुम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसे डिवाइजर्स कितने होंगे? तो देखो ये कैसे सोचेंगे। अगेन वही चीज बोलूंगा, जितनी मर्जी वेरिएशंस बनाई जा सकती हैं एक ही कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो सारी कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट जितनी हम कर सकते हैं करेंगे। सो डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4k plus 2। तो 4k plus 2 वाले नंबर की क्या प्रॉपर्टी होगी ना, एक तो ये पता चलेगा कि ये इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 का फैक्टर है इसमें। तो ये पता चलेगा कि जो डिवाइजर्स की बात हो रही है वो इवन होना चाहिए। और क्या पता चलेगा ना कि इसमें सिर्फ 2 का फैक्टर ही आएगा, 4 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इस नंबर की। 4k plus 2 वाला जो भी नंबर होगा उसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो वो बंदा इवन होगा और एक वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे डिवाइजर बताने हैं कितने होंगे, तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बताओगे कि इवन होना है तो 2 की कम से कम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 तो होनी चाहिए, एक तो 2 का फैक्टर प्रेजेंट होना ही चाहिए। और क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब उसमें 2 की पावर 2 नहीं आनी चाहिए। तो 2 की पावर 1 प्रेजेंट होनी चाहिए, बट 2 की पावर 2 या उससे बड़ी पावर नहीं आ सकती, नहीं तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस है? एक ही चॉइस है, 2 की पावर 1 ही रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो जो भी ऐसा नंबर है जिसमें 2 की पावर 1 है, ये एंश्योर हो गया कि वो इवन भी है, नॉट डिविजिबल बाय 4 भी है। तो ऐसे सारे नंबर इस फॉर्म के होंगे। अब उसके बाद 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 चॉइसेस, 5 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 चॉइसेस। सो 1 into 5 into 3, तो कितने ऐसे डिवाइसेस आ गए? 15 नंबर ऑफ डिवाइसेस आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट इसमें कंप्लीट है कि अगर कोई नंबर तुम्हें दे रखा है, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे गए हैं तुमसे किसी भी वेरिएशन में, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू सेकंड कंसेप्ट। सेकंड इज सम ऑफ डिवाइजर्स। अगर कोई नंबर दे रखा है, पूछा गया कि बताओ उसके सारे डिवाइजर्स का सम अगर हम करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखना इसको ध्यान से और खुद से भी ट्राई करो, हो सके तो एक बार पॉज करके। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 360। 360 एक नंबर दे दिया, इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उनका सम फाइंड करना है। ठीक बात है। तो अभी फिलहाल क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली करते हैं। तो मैन्युअली देखते हैं कैसे डिवाइजर्स बनेंगे और कैसे उनका हम सम करेंगे। और एक बार हमें वहां से पैटर्न पता चल गया तो उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके, देखना इसको। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसकी। 36 into 10, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 में 2 होता है 3 होता है, तो 2 के दो फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ से और एक 10 से आएगा, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आनी थी यहाँ से, 6 स्क्वायर था क्योंकि, और यहाँ से 10 से एक 5 का फैक्टर आएगा। ये बनेगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक बात है। अब देखना, अब कैसे कैसे तो इस नंबर के डिवाइजर्स बनेंगे, कौन कौन सी डिवाइजर्स बनेंगे और उसके बाद उनका सम कैसे किया जाएगा, तो इसको यहां पे देखते हैं साइड पे। ध्यान देना, इसके कुछ डिवाइजर्स ऐसे होंगे जिसमें 2 की पावर 0 होगी और बाकी 3 की कुछ पावर होगी, 5 की कुछ पावर होगी। ठीक बात है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की पावर 0 वाले कौन कौन से डिवाइजर्स बनेंगे। तो 2 की पावर 0 कर दी हमने फिक्स। ठीक है जी, तो सोच के बताओ 2 की पावर 0 वाले कितने डिवाइजर बनने चाहिए। 3 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए कितने चॉइसेस होंगी? 3 चॉइसेस होंगी। 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए 2 चॉइसेस होंगी, तो 3 into 2 6। तो अगर पूछा जाए 2 की पावर 0 वाले कितने फैक्टर्स बनेंगे, कितने डिवाइजर बनेंगे, 6 डिवाइजर्स बनेंगे, ये हमें पता है। अब इनको यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर भी 0 फिक्स कर दिया, 5 की पावर 0,
मैनुअली कर रहे हैं, सारे के सारे लिखे जाएंगे, ध्यान देना, पेशेंस रखना, ठीक है। ये हो गया एक डिवाइजर। 2 की पावर 0 फिर से फिक्स कर दिया, 3 की पावर 0 भी फिक्स कर दिया, 5 की पावर 1 हो सकती है। ये दो डिवाइजर तो बनेंगे। फिर से 2 की पावर 0 को फिक्स रखो, 3 की पावर 1 कर दो, 5 की पावर 0 हो सकती है, अगेन 3 की पावर 1, 5 की पावर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। दो डिवाइजर ये बनेंगे। फिर से 2 की पावर 0 को फिक्स रखा, 3 की पावर 2 कर दी, 5 की पावर 0 हो सकती है, 5 की पावर 1 हो सकती है। तो ये 6 डिवाइजर बनेंगे जिसमें 2 की पावर 0 होगी, ठीक बात है। तो ये एक ग्रुप बन गया हमारे पास। फिर क्या करोगे, मान लो हम 2 की पावर 1 को फिक्स कर दें, 2 की पावर अगर तुमने 1 फिक्स कर दी तो कितने डिवाइजर बनेंगे, 6 ही तो बनेंगे। फिर से इसके लिए तो सारे केसेस ऐसे ही आ जाएंगे ना, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वही चीज बनेगी, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 6 डिवाइजर यहाँ से आ गए। ऐसे करके ग्रुप्स बनते जाएंगे। 2 की पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो ऐसे 2 की पावर 2 वाला ग्रुप बनेगा और 2 की पावर 3 वाला ग्रुप बनेगा। ठीक बात है। तो ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे डिवाइजर 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, तो टोटल 24 डिवाइजर बन रहे होंगे। देख लो 4 × 3 12 × 2 24, 24 डिवाइजर बन रहे हैं। सारे के सारे हमने यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड करके लिख लिए। अब इन सबको ऐड करने जब तुम बैठोगे तो ऐड कैसे करोगे, सबसे पहले इस ग्रुप को सारे को ऐड करोगे, तो यहां से इसको ऐड करके कितना मिलेगा ना, 2 की पावर 0 तो कॉमन आ जाएगा। देखना इसको, 2 की पावर 0 सब में कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको ऐड करोगे जब तो कितना आएगा, पहले दो को ऐड करने से 3 की पावर 0 कॉमन, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। फिर जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा 3 की पावर 1 कॉमन आएगा, 5 की पावर 0 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा, फिर 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस तरीके से बनेगा। तो जब पहले ग्रुप के 6 डिवाइजर्स को तुमने ऐड किया, ये रिजल्ट बना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना, दिस इज 2 की पावर 0, अंदर कितना, अंदर बनेगा तुम्हारा 5 की 0 प्लस 5 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, सो दिस इज 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, और साथ में कितना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर प्लस 3 टू द पावर 2, एंड दिस इज 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। ये आ गया पहले 6 डिवाइजर्स को ऐड करके। ठीक बात है। तो यहां से अगर ये रिजल्ट आया ना, तो जब इन 6 नंबर्स को ऐड करोगे, जब इन 6 नंबर्स को ऐड करोगे तो उससे क्या आएगा, सारा कुछ सेम ही आएगा, बस 2 की पावर 0 की जगह कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो जब इसका सम किया जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1, बाकी सारा सेम, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। और सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, सारा कुछ सेम आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, और इसके लिए कितना आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और सारा कुछ सेम आएगा। तो ये चारों ग्रुप्स के डिवाइजर्स को तुम क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। और जब इन चारों को ऐड करोगे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो उसमें क्या होगा, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आएगी, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आएगी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो ग्रुप 1 का सम प्लस ग्रुप 2 का प्लस ग्रुप 3 का प्लस ग्रुप 4 का, उन चारों में ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन दिखेगा, और जब इसको कॉमन रखोगे साथ में ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो रिजल्ट में तुम क्या बोल दोगे, क्या मिल गया तुम्हें, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये रिजल्ट मिलेगा। देख लो इसको,
ठीक है जी। तो थोड़ा सा हो सकता है खतरनाक लग रहा हो देखने में, बट ध्यान से देखो तो हमने मैन्युअली की है सारी कैलकुलेशन। ये 24 के 24 डिवाइजर्स हमने यहाँ पे लिखे, उसके बाद इन 6 को ऐड किया, ऐड करके ये रिजल्ट आया था। तो अब अगर यहाँ 6 से ये वाला रिजल्ट आया तो इतना तो देख के पता चल ही सकता है कि जब इन 6 को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। सिमिलरली इससे पता चलाया जा सकता है कौन सा आएगा, इससे पता चल जाएगा कौन सा आएगा। ठीक बात है। तो यही फायदा होता है कि अगर थोड़ा सा भी तुम स्टार्ट करोगे ना, अगर स्टार्टिंग में देख के घबराओगे नहीं, ठीक है, मैन्युअली करने की स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो तुमने नोटिस किया कि हमने 6 को ही ऐड किया, बाकी उसके बाद हमें पैटर्न समझ में आ गया, पता चल गया कि इस 6 का कैसे होगा, इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, तो सबको करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। राइट। तो ये रिजल्ट मिला हमें, ये आंसर आ गया हमारा। अब यहां से देख के फिर से एक पैटर्न बनाया जाएगा, पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा, और जैसे ये वाला पैटर्न ऑब्जर्व होगा तो क्या कर देंगे, इसको हम जनरलाइज कर देंगे कि अगर कोई नंबर है तुम्हारे पास और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसकी हेल्प से सम ऑफ ऑल डिवाइजर कैसे लिखोगे, और वो यहां से देख के पता चल रहा होगा कैसे लिखा गया है कि 2 वाला प्राइम फैक्टर है, उसकी पावर अगर 3 है, तो जब सम फाइंड करोगे तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक की पूरी सीरीज चलेगी और सारे आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। जीपी बोल सकते हो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये पूरी जीपी आएगी। तो ये एक ब्रैकेट आ गई। मल्टीप्लाई में 3 के लिए भी जीपी चलेगी, 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 3 की मैक्सिमम पावर तक जाएगी, 2 तक। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, एंड सिमिलरली 5 वाला प्राइम फैक्टर है, उसके लिए भी 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पावर तक चला जाएगा। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स इसमें होंगे, उसकी जितनी भी पावर होगी, हर एक के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगी, और हर एक ब्रैकेट में क्या होगा, उस प्राइम फैक्टर की जीपी बनेगी। मिनिमम पावर 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम पावर यहाँ पे जितनी भी होगी वहां तक चली जाएगी। ठीक है जी। तो बस एक क्वेश्चन करने की देरी थी, अब यहां से हम इसको जनरलाइज कर पाएंगे। सो अगेन रिजल्ट लिख रहा हूं मैं सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए, यहीं से क्रिएट करके। ओके, ये रिजल्ट लिखा गया तुम्हारे सामने, देख लो इसको। रिजल्ट नंबर 2, लेट n इक्वल टू, अगेन अगर n एक नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें पता है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n, क्या रिजल्ट बन गया, 2 वाला प्राइम फैक्टर था, इसके लिए पूरी जीबी बनेगी एक, 0 से स्टार्ट होके p तक चली जाएगी, मैक्सिमम पावर p है। 3 के लिए एक जीबी बनेगी, 3 की पावर 0 से स्टार्ट होके q तक। 5 के लिए एक जीबी बन जाएगी 0 से लेके r तक। 7 के लिए एक जीबी बन जाएगी, एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए भी डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया रखना कि ये वाला रिजल्ट क्रिएट कैसे होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें भी वेरिएशन पूछी जा सकती है, सम ऑफ इवन डिवाइजर पूछा जा सकता है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन। ओके, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लो। फॉर n इक्वल टू 720 फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, एंड सम ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12। तो सेम तरीके से इसके लिए भी सारे पार्ट किए जा सकते हैं। देख लो, इसको कर लेते हैं फटाफट। 720, 72 इज 9 into 8, 8 into 9, so 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2, 10 का मतलब 2 into 5, so this is 2 to the power 4, 3 to the power 2 times 5, ये हो गया 720। अब देख लो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ऑल डिवाइजर्स में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक की सीरीज चलेगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, एंड मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या होगा, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, ये भी बता सकते हैं। तो इनका जो भी टोटल सम आया था उसमें से दो जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनका सम माइनस कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही सारा सेम, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इन सबका सम फाइंड कर लिया। प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन से हैं जो हमें नहीं चाहिए इसमें, एक तो 1 है, 1 माइनस हो जाएगा, और एक खुद 72, ये माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देख लो, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर का मतलब ऐसे डिवाइजर जिसमें 2 की मिनिमम पावर कितनी हो, 1 हो।
तो जब तुम ऐसे सारे डिवाइजर लेके उनका सम करोगे तो ये बात तो जाहिर सी है कि उसमें 2 की पावर 0 तो कहीं भी नहीं क्रिएट होगा। तो इस वाले फॉर्मूला में हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जो 2 की सीरीज चल रही थी ना, अब वो 2 की पावर 0 से ना स्टार्ट होकर के 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इवन डिवाइजर की प्रॉपर्टी है कि उसमें 2 की मिनिमम पावर 1 तो होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इसके रिजल्ट के लिए क्या होगा, बस ये वाली चीज यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, बाकी सारा सेम चलेगा। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बाकी किसी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो वो तो ऑल पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये बन गया। सेम तरीके से सम ऑफ ऑड डिवाइजर पूछा गया। ऑड डिवाइजर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें 2 की कितनी पावर हो सकती है, 2 की पावर 0 होना पड़ेगा, 2 का एक भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑड डिवाइजर बन पाएगा। तो जो जो 2 की पावर के लिए चॉइसेस होती हैं बेसिकली वो यहां पे आती हैं इस सीरीज में। ठीक बात है। तो ऑड डिवाइजर के लिए क्या होगा, 2 की पावर के लिए एक ही चॉइस है 0, तो इस वाली सीरीज में सिर्फ 2 की पावर 0 ही रख पाओगे तुम, बाकी किसी पे कोई कंडीशन नहीं है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और फिफ्थ वाला लास्ट, डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 12। 12 का मतलब कितना, 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ऐसे सारे डिवाइजर जिसमें 2 की मिनिमम पावर 2 है, तो 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और जो चॉइसेस हैं वही इस सीरीज में ऐड होंगी। सो दिस इज 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 3 के लिए कितनी चॉइसेस, मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 2, सो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 पे कोई कंडीशन नहीं है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो सेम ही तरीके से जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड किए थे, उसमें सिर्फ चॉइसेस देखी थी कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, इसमें क्या हो गया, जो जो चॉइसेस हो सकती हैं सारी यहां पे सीरीज में आके ऐड हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ ये सेकंड कांसेप्ट भी हमारा कंप्लीट है, सम ऑफ डिवाइजर। इसमें हमने एक दूसरा नया रिजल्ट सीख लिया। नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए एक रिजल्ट याद किया था, इसके लिए ये दूसरा रिजल्ट याद रखते रहने इसको। कमिंग टू कंसेप्ट नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर। पहले नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करना सीखा था, देन सम ऑफ डिवाइजर, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल टू 24। छोटा सा नंबर लिया है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, मैन्युअली करके देखेंगे कि मैन्युअली इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। एक बार इसके लिए कर पाए, इसके लिए भी करके देख लेंगे, तो जैसे ही दो करोगे तो पैटर्न क्लियर हो जाएगा, पैटर्न दिखना क्लियर हो जाएगा, तो उसको हम जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो करके देख लो अपने आप n इक्वल टू 24 के लिए। क्वेश्चन क्लियर है, इस नंबर के जितने भी डिवाइजर्स बनेंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है क्या रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो क्या करते हैं, इनके सारे डिवाइजर को एक जगह लिस्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। सो 1 आएगा, 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 8, देन 12, देन 24। इतने डिवाइजर्स बनेंगे। ठीक है जी, चाहो तो वेरीफाई भी करके देख लेना, पता है हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस को फाइंड करना आता ही है। तो ये वाले डिवाइजर बन गए, अब इनको करो मल्टीप्लाई। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे इसको कैलकुलेट करें ताकि इसका रिजल्ट फाइंड करना हमारे लिए आसान हो। ठीक बात है, तो क्या समझ में आएगा ना कि 1 इंटू 24 कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को और लास्ट को, कितना रिजल्ट आ गया, 24 आ गया। और क्या समझ में आएगा, सेकंड को सेकंड लास्ट से कर दो, इनसे भी तो 24 ही बनेगा, इनको आपस में करो, यहां से भी 24 आएगा, इनको आपस में करो, यहां से भी 24 आएगा। तो क्या पता चल गया कि 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, तो 24 की पावर कितनी बन गई, 4 बन गई। ये आ गया रिजल्ट इसका। तो सारे फैक्टर्स को, सारे डिवाइजर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आ गया, 24 की पावर 4। और ये 4 क्यों आ पाया, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे ना उनकी पेयरिंग हो गई। कितने डिवाइजर थे, 8 थे, और पेयर्स कितने बन गए, 4 बन गए। अगर 10 डिवाइजर्स होते कितने पेयर बनते, 5 पेयर बनते। तो मतलब उसका हाफ जो होगा, उसके हाफ नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, और वही यहाँ पे पावर में आएगा। तो इसको 24 की पावर 4 लिखा जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं 24 की पावर 8/2। 8 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर थे, और उसका हाफ इतने नंबर ऑफ पेयर्स बन गए, और वही वाला उसके पावर में आएगा जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे।
तो ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए हमने देख लिया 24 के इतने नंबर ऑफ डिवाइजर बन रहे थे और उनका प्रोडक्ट कितना बन गया, इसके बराबर बन गया। सिमिलरली इसके लिए ट्राई करके देख सकते हैं 36 के लिए। 36 में क्या खास बात है ना, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अगेन 1 2 3 4 6 9 12 18 36 सारे डिवाइजर लिख लिए हमने। और ये अगर तुम्हें नहीं पता तो याद रखना, जो तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उसके नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, हमेशा ओड होते हैं, ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके नंबर ऑफ डिवाइजर हमेशा इवन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है जी, तो ये छोटी सी चीज याद रख सकते हो अगर नहीं पता था तो। ओके, तो ये हमने लिख ली 36 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब देखना इनको भी वैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम तरीके से। फर्स्ट को लास्ट से कर दिया, 36 मिल गया यहां से, इनको मल्टीप्लाई करोगे एक और 36 का फैक्टर आ गया, एक और 36 का फैक्टर आ गया, एक और 36 का फैक्टर आ गया, ये अकेला खाली बच जाएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स है तो पेयरिंग तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो कितने पेयर्स बने, टोटल 9 डिवाइजर्स थे तो 8 को लेके 4 ही पेयर्स बन पाएंगे। तो वहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, 36 की पावर 4 मिल जाएगा 4 पेयर्स बनने से। ये एक खाली 6 बचा रहेगा और 6 क्या होगा, कौन सा नंबर बचेगा, जो उसका स्क्वायर रूट होगा वही बीच में बच जाएगा। सो इनटू 36 का स्क्वायर रूट ऐसे होगा। तो इनको मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी तो कितना मिल जाएगा, 36 की पावर 9/2 बन जाएगा। तो थोड़ा सा देख के आइडिया लग सकता है। ऊपर क्या हुआ था, 24 के डिवाइजर का प्रोडक्ट किया था तो 24 की पावर 8/2 आया था। 8 क्यों आया था, 8 इसके नंबर ऑफ डिवाइजर थे। इसमें भी क्या हुआ, घूम फिर के ना, पेयरिंग तो इसकी पूरी नहीं हो पाई, बट हुआ क्या कि जब इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो 36 की पावर 9/2 ही बन के आ गया वो इवेंचुअली। और 9 क्या था, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे। तो कहानी आ रही है समझ में कि चाहे तो तुम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर के लिए जब तुम प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर फाइंड करोगे तो हमेशा रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे तो वही सेम नंबर आएगा जिसके प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स फाइंड कर रहे हैं, और पावर में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2 आ जाएगा। तो बस रिजल्ट पता चल गया हमें, तो लिख देंगे इसको। ठीक है जी, ये देख लो, ये रिजल्ट लिखा हमने। रिजल्ट नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर n। तो क्या पता चला था, यही वाला नंबर n और इसकी पावर n/2, वेयर n इज, n क्या होता है यहाँ पे, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है, इसको याद रख सकते हो नेक्स्ट टाइम से, राइट। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कांसेप्ट पे। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल टू 1000 इज। तो अगेन इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन कर दी, इवन डिवाइजर का प्रोडक्ट पूछ लिया तो डायरेक्टली रिजल्ट नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो करो इसको एक बार अपने आप ट्राई करो, चेक करो चारों में से कौन सा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखना, इसको करते हैं स्टार्ट। पहली चीज तो मैन्युअली इसको नहीं कर पाएंगे, जैसे पुराना किया था हमने पुराने तरीके से, उसमें तो हमने क्या किया था, सारे के सारे लिस्ट कर लिए थे, देख लिया था कि फर्स्ट वाले क्लास से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। तो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, तो सारे लिस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करें इसको। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार तो हम मैन्युअली ही स्टार्ट करेंगे। तो मैन्युअली लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे क्या होगा, पैटर्न समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहली चीज तो इवन डिवाइजर का प्रोडक्ट पूछा गया, तो देख लेते हैं इवन डिवाइजर होंगे कितने, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने होंगे, और वो हमें फाइंड करना आता है। तो देखते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो क्या बनेगा, 10 की पावर 3 है ये, 10 का मतलब 2 × 5 होता है, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो देख लो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कितने बन सकते हैं, ये तो बता सकते हैं। तो कितने बनेंगे, इवन डिवाइजर का मतलब 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 1 या 2 या 3, मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो 3 चॉइसेस इसके लिए, 5 की पावर के लिए 4 चॉइसेस, दिस इज इक्वल टू 12। ये पता चल गया, टोटल 12 नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस बनेंगे। अब ये 12 जो इवन डिवाइजर होंगे ना, किस टाइप के होंगे, यहाँ पे एक बार लिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां से आइडिया लगाने की ट्राई करेंगे उनका प्रोडक्ट किसके बराबर बन सकता है। तो देखना, जो भी इवन डिवाइजर होंगे 2 की पावर 1 तो आएगी उसमें, तो 2 की पावर 1 वाले कितने होंगे, तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0 एक हो जाएगा। दूसरा कितना, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। ये होंगे 2 की पावर 1 वाले। सिमिलरली 2 की पावर 2 वाले भी ऐसे बन जाएंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2,
5 की पावर 3 एंड सिमिलरली 2 की पावर 3 वाली भी ये सीरीज बनेगी। ये तो पता चल ही रहा है देख के। तो देखा जाए तो हमने क्या कर लिया ना, 12 के 12 को लिस्ट कर लिया हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो जब तुम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, सबको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए चेक कर लो 2 की क्या पावर बनेगी टोटल, 5 की क्या पावर बनेगी, बस यही तो देखना है। तो 2 की जो टोटल पावर बनेगी कितनी, यहां से 2 की पावर 1 वाले 4 है तो 2 की पावर 4 यहां से बन जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस यहां से 4 इंटू 2 बनेगी, यहां से 2 की पावर कितनी बनेगी 4 इंटू 3। सिमिलरली 5 की कितनी पावर बनेगी, यहां से बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां से भी 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहां से 6 बन रही है, सो 6 प्लस 6 प्लस 6 ये बन जाएगा। तो क्या पता चल गया, 2 की पावर 8, दिस इज 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 इज 24 इंटू 5 की पावर कितनी बन रही है 18। तो ये आंसर आ गया। तो ये तो सारे का सारा हमने मैन्युअली किया, इसमें तो कुछ भी नहीं दिमाग लगाया है ना, ठीक है। तो सारे के सारे लिस्ट कर लिए, उसके बाद सबको मैन्युअली क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं 10 की पावर में, तो इसको 10 की पावर में रिड्यूस किया जा सकता है। 5 की पावर 18 ले लो, 2 की पावर 18 तो 10 की पावर 18 तो वहीं से निकल जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 6 बचेगा। तो ये चीज आ गई, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, तो 64 इंटू 10 की पावर 18 ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें नहीं पता और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैन्युअली तो कर ही सकते हैं, बट मैन्युअली का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे तरीके से फैक्टर बना के देख रहे हो कि 2 आएगा या नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक बढ़िया तरीका है फैक्टर्स को लिस्ट करने का, ठीक है। अच्छा, तो ये तो कर तो लिया हमने इस तरीके से सॉल्व, बट ये कोई ज्यादा बढ़िया मेथड हुआ नहीं, ठीक है। देख के मजा नहीं आएगा तुम्हें कि ये तो सारा मैन्युअली कर लिया हमने, तो इसमें दिमाग कहाँ लगाया हमने, ठीक है जी। तो देखना इसको, ये तो चलो एक तरीका हो गया मैनुअल। अब एक दूसरे तरीके से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से सोचा जा सकता है, देखना उसको, मेथड नंबर 2। सो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने बन रहे थे 12 बन रहे थे, ठीक है। और इसके टोटल डिवाइजर कितने बनेंगे, टोटल बनेगी 4 इंटू 4 16 बनेंगे ना टोटल। तो मतलब नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर कितने बन रहे हैं, सिर्फ 4 ही बनेंगे। और 4 कौन कौन से बनेंगे, जिसमें 2 का फैक्टर ना प्रेजेंट हो। तो वो जो 4 ऑड डिवाइजर बनेंगे कौन कौन से होंगे, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 दूसरा बन जाएगा, 5 की पावर 2 तीसरा, 5 की पावर 3 चौथा। तो ये पता है कि इसके टोटल 4 ही नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर बन सकते हैं, कौन कौन से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 4 ऑड डिवाइसेस बनेंगे। और हमसे क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर पूछा गया था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर जो हमसे पूछा गया है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिवाइजर्स, क्या ये बोला जा सकता है? देख लो इसको ध्यान से, अगर सारे डिवाइजर्स का मैं प्रोडक्ट कर दूं और उसको बाद में डिवाइड करवा दूं प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिवाइजर्स से, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर्स से बच जाएगा, ठीक बात है। तो ये इसको सोचने का दूसरा तरीका हो सकता है। अब यहां से थोड़ा आसानी से आ जाएगा ये रिजल्ट, देखना प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर, इसका रिजल्ट हमें पता है क्या होता है, यही वाला नंबर दैट इज 1000, इसकी पावर कितनी n/2, n नंबर ऑफ डिवाइजर कितने 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर। प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिवाइसेस, ऑड डिवाइसेस कौन कौन से, ये तो हमें पता ही है, तो उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, तो उसका प्रोडक्ट कर देंगे 1 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक बात है ना। तो क्योंकि ऑड डिवाइसेस इतने कम बन रहे थे, सिर्फ 4 ही बन रहे थे, उसमें से एक तो 1 ही है, तो इनसे इनका प्रोडक्ट फाइंड करना आसान है हमारे लिए, और इसका जो रिजल्ट हमें डायरेक्ट ही पता था, तो इस वाले तरीके से कर सकते हैं। देख लो कितना बन गई, तो ये कितना बनेगा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 24 हो गया टोटल,
और नीचे कितना 5 की पावर 6 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 की पावर 6 बचेगा और बाकी 10 की पावर 18 बच जाएगी। तो वही सेम चीज आएगी। ठीक है जी। तो अगर तुम्हें रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता क्वेश्चन के लिए तो फिर तो तुम्हारे ऊपर है कि उस टाइम पे तुम्हें कौन सी चीज स्ट्राइक करती है। ये वाला मेथड अगर स्ट्राइक कर गया तो कम टाइम में हो जाएगा, नहीं तो ये वाला कर गया तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट ये भी कोई बढ़िया तरीका ही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4 इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें देखना क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b फॉर व्हिच LCM of a and b is equal to 2 की पावर 10। तो ऐसे दो नंबर्स तुम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे a, b के जिनका LCM क्या होगा 2 की पावर 10 होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। ठीक बात है, तो सोच के देखो कैसे ट्राई करेंगे इसको, कैसे स्टार्ट किया जाए। दो नंबर सोचने हैं, उनका LCM क्या होना चाहिए 2 की पावर 10 के बराबर होना चाहिए। करते हैं इसको ट्राई। एक चीज तो तुम्हें क्या पता चलेगी ना कि ये जो दो नंबर्स है ना A और B, अगर तुम चाहते हो कि इनका LCM 2 की पावर 10 के बराबर हो तो ये तो बात पक्की है कि जब A वाला जो नंबर होगा ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 का प्राइम फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 2 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर हुआ तो ये वाला जो नंबर है 2 की पावर 10 वो इसका मल्टीपल नहीं बन पाएगा। तो ये बात तो पक्की है कि ए वाले नंबर में 2 की ए वाले नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें सिर्फ 2 का प्राइम फैक्टर प्रेजेंट होगा। इसकी कुछ पावर हो सकती है, मान लो इसकी पावर x1 है, ये बात ठीक है। सिमिलरली बी वाला जो दूसरा नंबर होगा उसमें भी सिर्फ 2 का प्राइम फैक्टर प्रेजेंट होगा, मान लो इसकी पावर है कुछ x2। इतनी बात तो क्लियर है कि जो दो नंबर्स होंगे जिनके एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर होने वो दोनों कुछ इस टाइप के होंगे। ये पहली चीज समझ में आएगी। दूसरी चीज क्या समझ में आएगी ना कि x1 या x2 इन दोनों में से कम एक की वैल्यू 10 के बराबर होनी पड़ेगी। मान लो इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 10 और इसकी होगी 2 की पावर 5, तो तुम बोल पाओगे कि इनका एलसीएम कितना है 2 की पावर 10 है। तो ये बात पक्की है दोनों में से कम एक की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। सो एटलीस्ट one of x1 और x2 is equal to 10, और दूसरा अगर 10 नहीं है तो 10 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो बता सकते हैं मैन्युअली काउंट करके बताया जा सकता है कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो x1, x2 के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं। x1 की वैल्यू अगर हम 10 फिक्स कर दें, मान लो a की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 10 है, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो x2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। x2 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू 10। ये बात आ रही है समझ में कि कम से कम किसी एक नंबर को 10 होना है तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया x1 की वैल्यू 10 फिक्स कर दी, तो बाकी जो x2 बचा उसके लिए तो कोई भी चॉइस हो सकती है 0 से लेकर 10 तक। तो तुम देख सकते हो इन सारी चॉइसेस में एलसीएम क्या आएगा, हमेशा 2 की पावर 10 आएगा। ये तो हो गया एक तरीका, इसमें हमने x1 की वैल्यू 10 फिक्स की थी। दूसरा तरीका x2 को भी 10 फिक्स कर सकते हैं, उससे कौन कौन से पेयर्स और बनेंगे 0,10 बनेगा, 1,10 बनेगा, 2,10 बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। 10,10 ऑलरेडी ले चुके हैं तो कहां तक सीरीज रोक देंगे 9,10 तक रोक देंगे। ये बात ठीक है। तो ये हमने मैन्युअली देख लिया कि एक बार x1 को 10 फिक्स कर दिया, x2 के लिए बाकी सारी चॉइसेस होगी, एक बार x2 को 10 फिक्स कर दिया, x1 के लिए बाकी सारी चॉइसेस होगी। तो अगर इनको काउंट करने बैठोगे कितने आएंगे, ये पहले वाली रो में कितने दिखेंगे 11 पेयर्स दिखेंगे और इसमें कितने दिखेंगे 10 दिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए 21 हो गए। तो 21 तरीकों से हम x1 एंड x2 की सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग a और b के लिए हमारे पास कितने पेयर्स बन जाएंगे 21 ही पेयर्स बन जाएंगे। तो ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं 21 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक बात है ये। और अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिखा गया तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि इनका ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर करने का मतलब कि 10,0 और 0,10 को हम डिफरेंट मान के चलेंगे, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब।
अगर लिखा होता अनऑर्डर्ड पेयर तो उसमें क्या होता है 10,0 लो या 0,2 इनको सेम माना जाता है, क्योंकि नंबर तो वही है ना, ये 0 है और 10 है और इनका ऑर्डर नहीं मैटर करता, तो उस केस में इसको सिंगल माना जाएगा। बट अगर ऑर्डर्ड लिखा गया तो इसमें इसको डिफरेंट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि अगर दो नंबर्स के एलसीएम दे रखा है 2 की पावर 10 तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे, 21 के बराबर एग्जिस्ट करेंगे। सही बात है। ओके, ये तो हो गया एक तरीका इसको सोचने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये तो हमने मैन्युअली कर लिया एक तरीके से। दूसरा तरीका क्या हो सकता था ना कि ए और बी फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल में करना तो क्या है, x1 और x2 ही फाइंड करनी है ना, कि जितनी चॉइसेस x1 और x2 के लिए हो सकती हैं उतनी चॉइसेस ही a और b के लिए होंगी। तो हमें x1 और x2 के लिए चॉइसेस देखनी है, x1 एंड x2। ठीक बात है। अच्छा, अब क्या होगा ना, अब मान लो वही वाली चीज अगेन कि दोनों में से कम एक को क्या होना है, 10 के बराबर होना है, x1 या x2 को। तो केस नंबर 1 हमने ले लिया कि एग्जैक्टली 1 नंबर इज इक्वल टू 10, कि इन दोनों में से कोई एक ही नंबर है जो 10 के बराबर है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब दोनों के दोनों 10 के बराबर हो जाए। तो अब ये वाला केस देखो, जब एग्जैक्टली 1 नंबर जो है वो 10 के बराबर है, तो अब या तो वो x1 होगा जिसको 10 के बराबर रखोगे, या तो x2 होगा। तो इसका मतलब क्या करो ना, इन दोनों में से एक नंबर सेलेक्ट कर लो, 2C1। हम क्या कर रहे हैं, हम x1 और x2 के लिए फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि कितनी चॉइसेस हो सकती हैं। तो हमने यहां से फंडा उठाया कि कम से कम किसी एक को 10 के बराबर होना था। तो इसके अंदर हमारे दो केसेस छुपे हुए हैं। पहला केस तो ये कि दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही 10 के बराबर हो, और दूसरा केस कि दोनों के दोनों 10 के बराबर हो। तो हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, जब दोनों में से एग्जैक्टली एक नंबर 10 के बराबर है। तो इसमें देखते हैं कितनी चॉइसेस बनेंगी। तो हमने क्या बोला कि किसी एक को 10 के बराबर होना है, कौन सा हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो एक हमने सिलेक्ट कर लिया। मान लो x1 सिलेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू हम 10 के बराबर रखेंगे। अब x1 तो फिक्स हो गया 10 के बराबर। x2 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, x2 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 9 तक जा सकती है, क्योंकि 10 तो इसको होने नहीं देना, 10 तो इसको हम फिक्स कर चुके हैं। तो x2 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 10 चॉइसेस होंगी। तो टोटल कितनी चॉइसेस आ गई, 20 चॉइसेस आ गई। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, ऐसे कितनी सिलेक्शंस बनेंगी जिसमें एग्जैक्टली 1 की पावर 10 के बराबर होगी, ऐसी 20 चॉइसेस बनेंगी। और जो हमारा केस नंबर 2 आएगा, व्हेन बोथ आर इक्वल टू 10, ये दूसरा केस है। ऐसी कितनी चॉइसेस होंगी, एक ही चॉइस होगी, इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो इसके अंदर एक ही चॉइस आएगी। तो टोटल जो हमारे पास मिलके आई ना, कितनी आ गई, 20 + 1 कितनी, 21 होगी। ठीक बात है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से सोचा जा सकता है, राइट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट ट्राई करो अपने आप। सेकंड पार्ट देखना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये एलसीएम दे रखा है। तो अगेन ए वाला जो नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यही वाले दो प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। तो मान लेते हैं 2 की पावर x1 3 की पावर y1, ये a है, और b है सपोज 2 की पावर x2 इंटू 3 की पावर y2। ये दो नंबर मान लिए हमने, a और b इस टाइप के होंगे, इनका एलसीएम हमें बनाना है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5। ठीक बात है। सबसे पहले तो इसका इलाज करते हैं 2 की पावर वाले का। तो तुम क्या बोल दोगे कि अगर इन दोनों का एलसीएम 2 की पावर 10, अगर इनके एलसीएम में 2 की पावर 10 प्रेजेंट होना है, तो इसका मतलब क्या कि x1 और x2 में से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए। जो पिछले केस में किया था एग्जैक्टली सेम चीज बनेगी। तो क्या पता चलेगा कि अगर सिर्फ इनकी बात करें ना, तो x1 एंड x2 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी। अभी हमने सॉल्व किया था 21 चॉइसेस आई थी। 21 कैसे आई थी, वही वाला तरीका, एक बार x1 को 10 फिक्स कर दिया, 10,0 10,1 10,2 एंड सो ऑन, उसके बाद इसको 10 फिक्स कर दिया। तो कितनी चॉइसेस बनी, 21 चॉइसेस बनी थी हमारे पास, 21। ठीक बात है। सिमिलरली अब x1 x2 का तो काम हो गया, अब बारी है इनकी 3 की पावर y1 3 की पावर y2। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि कितनी चॉइसेस हो सकती है y1 y2 के लिए।
तो इसके लिए भी सेम फंडा कि दोनों में से किसी एक को, कम से कम किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 5 के बराबर होना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चॉइसेस बनेगी, पहले y1 को फिक्स कर दो 5, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3 अप टू 5, 5 तक जाएगा ये। और कौन सा 0, 5, 1, 5 अप टू कहां तक जाएगा, 4, 5 तक जाएगा। तो कितनी आ गई है, 6 प्लस 5 11 चॉइसेस होगी। तो y1 y2 के लिए हुई 11 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने मिलेंगे तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ जो पूछा गया था हमसे ऑर्डर्ड पेयर्स a, b कितने आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि इनके लिए भी चॉइसेस करनी है हमें, इनके लिए भी चॉइसेस करनी है। सो 21 इंटू 11 ये आ जाएगा, कितना बन रहा है ये 210 बनेगा और उसमें 21 ऐड करेंगे तो 231। ठीक बात है। तो 2 की पावर को अलग से कंसीडर कर लिया, इसके लिए पता था 21 चॉइसेस आएंगी। 3 की पावर वाले के लिए चॉइसेस देखिए तो वही सेम तरीके से कितनी बनी, 11 बनी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको ध्यान से, क्या कुछ पैटर्न नजर आना स्टार्ट हुआ, ये तो समझ में आ गया कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सबके लिए हर एक प्राइम फैक्टर की अलग से कंसीडरेशन की जाएगी। जैसे 2 और 3 थे, 2 के लिए अलग कंसीडर कर लिया, उसके लिए 21 आ गई, 3 वाले को अलग से कंसीडर कर लिया, उसके लिए 11 आ गई, उसके बाद आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली चीजें कहां से आ रही हैं, पता चल रहा है। 21 कैसे क्रिएट हुआ, 11 कैसे क्रिएट हुआ। तो 21 कैसे आया था, इसकी 2 की पावर कितनी चाहिए थी, हमें एलसीएम में 10 चाहिए थी। तो जब 10 के कोरस्पोंडिंग हमने चॉइसेस बनाई थी ना ऐसे लिस्ट करके, तो 21 चॉइसेस बनी थी। 21 क्यों बनी थी, पहली रो में 11 आई थी, दूसरी में 10 आई थी, या फिर ये बोलो पहली में 10 आई थी, दूसरी में 10 आई थी, और तीसरा कौन सा केस था, जब दोनों की वैल्यू 10 और 10 के बराबर है। तो हमेशा यही तो होगा कि जितनी पावर होगी ना उस नंबर की, उतनी ही चॉइसेस फर्स्ट रो में आएंगी, उतनी ही सेकंड में आएंगी, और एक चॉइस एक्स्ट्रा आएगी। जैसे इसमें हुआ, पावर कितनी 5 थी, तो 5 चॉइसेस यहां तक आ गई 5 की पावर 4 तक, और नीचे 5 चॉइसेस आ गई, इसी के कोरस्पोंडिंग 10 हो गई, और प्लस एक ये वाली एक्स्ट्रा आएगी 11 आएगी। तो इसका मतलब वो 2 की पावर n होगी ना, किसी भी प्राइम फैक्टर की पावर n होगी, तो उसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बनेगी, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बन जाएंगी। ठीक बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b कितने हो सकते हैं, जैसे इस केस में करते हैं इसको ट्राई, डायरेक्टली लिखा जाएगा इसके लिए। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है, तो दो नंबर्स पूछे गए हैं, चाहो तो लिख लो, a इक्वल टू 2 की पावर x1 इंटू 5 की पावर y1 इंटू 11 की पावर z1, और b कितना 2 की पावर x2 5 की पावर y2 11 की पावर z2। तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, बता सकते हैं। सबसे पहले जब 2 की पावर के लिए सिलेक्शन करेंगे, क्या समझ में आएगा कि किसी एक की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। तो कितनी चॉइसेस बनेंगी, 3 प्लस 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 बनेगी। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, इतनी चॉइसेस होंगी। y1 और y2 के लिए कितनी बनेगी, पावर 7 चाहिए, तो ये बननी चाहिए 2 इंटू 7 प्लस 1। 11 की पावर z1, 11 की पावर z2, पावर कितनी चाहिए 13, कितनी चॉइसेस बनेगी 2 इंटू 13 प्लस 1। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7 इंटू 15 इंटू 27, ये आंसर आएगा। ठीक बात है। तो अगेन पहले दो के लिए हमने करके देख लिया, वहां से क्या हो गया, पैटर्न हमें क्लियर हो गया क्या बनना चाहिए। अब इसको हम जनरलाइज कर पाएंगे, तो ये तुम्हारे सामने है। अब इसी को क्या कर लेंगे, रिजल्ट के फॉर्म में लिस्ट कर लेंगे, बस काम खत्म। ठीक बात है, ये रिजल्ट पता चल गया। अब इसी में ये वाला केस भी देख लो। इसमें तो क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पूछे गए थे। अगर ऑर्डर्ड की जगह अनऑर्डर्ड पेयर होता तो उस केस में क्या होता, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो 5,0 है 0,5 इनको सेम कंसीडर किया जाएगा। तो उस केस में सिर्फ ये वाला कंसीडर कर लेते, इसको छोड़ देते, 1,5 को छोड़ देते। तो मतलब ये जो इसके कोरस्पोंडिंग नीचे वाली जो दूसरी रो बनी थी ना, तो वो तो नहीं कंसीडर की जाएगी क्योंकि अनऑर्डर्ड है, तो बस एक ही बार काउंट होगा। तो उस केस में हर एक पेयर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ
ऊपर वाली रो आएगी, और ऊपर वाली रो में कितनी थी, n और प्लस एक एक्स्ट्रा n+1। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे पास हर एक पेयर के लिए इतनी सिलेक्शंस आई थी ना 2 × n+1, तो उस केस में कितनी आ जाएंगी, n+1 आ जाएंगे। तो दोनों के लिए रिजल्ट हमें पता चल गया, ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए भी, और उसी को यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। ये देख लो, ये रिजल्ट लिखा गया, रिजल्ट नंबर 4, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b such that LCM of AB is equal to this। अगर दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे कितने बनेंगे, 2 × p+1, 2 × q+1, 2 × r+1। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। और अगर नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स पूछे जाए तो अनऑर्डर्ड पेयर्स के लिए क्या आ जाएगा, p+1 × q+1 × r+1। एक ही रो आएगी, दूसरे वाली रो नहीं कंसीडर की जाएगी। राइट, तो ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट है, इसको भी एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, मेथड भी पता होना चाहिए कैसे आया। एक क्वेश्चन देखना इस पे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ABC सच दैट LCM ऑफ ABC इक्वल टू 2 की पावर 10। अब फिर से तुम्हारे सामने है, हमने रिजल्ट याद रखे हुए हैं कौन से, ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए, A और B वाले अगर दो नंबर्स हैं उसके लिए रिजल्ट याद रखा है। बट क्वेश्चन में अब इसने क्या पूछ लिया, ट्रिपलेट्स पूछ लिया कि 3 नंबर्स बताओ ऐसे जिनका एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर हो। अब इसमें रिजल्ट नहीं काम आएगा, खुद से दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो ट्राई करो इसको, देखो क्या बनेगा। स्टार्ट वैसे करेंगे कि ये जो 3 नंबर्स हैं किस टाइप के होंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 वाला फैक्टर होगा। तो मान लो a इक्वल टू 2 की पावर x1, b इक्वल टू 2 की पावर x2, c इक्वल टू 2 की पावर x3। इस टाइप के 3 नंबर्स होंगे, और अगर एलसीएम 2 की पावर 10 होना है तो इन तीनों में से कम एक की वैल्यू तो 10 होनी चाहिए। सो एट लीस्ट 1 ऑफ x1, x2 एंड x3 शुड बी इक्वल टू 10। ये बात सही है। तो देख सकते हैं कितने तरीकों से 10 बनेगा। एक तो तरीका वही है कि x1 को 10 फिक्स कर लो, x2 को 10 फिक्स कर लो, इसको चेंज करवा दो। तो वहां से मतलब मैन्युअली अगर तुम लिखना चाहो सारे ट्रिपलेट्स तो वो भी लिख सकते हैं, उससे भी थोड़े से लिखने पड़ेंगे, पैटर्न समझ में आएगा, बता पाएंगे। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं केसेस बना के भी। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि तीनों में से एग्जैक्टली एक ही नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू 10 के बराबर है। सो एग्जैक्टली 1 ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू 10। तीनों में से एग्जैक्टली एक ही 10 के बराबर है। तो बता सकते हैं इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी चॉइसेस हो सकती है, बता सकते हैं। तो पहली चीज तो तीनों में से किसी एक की वैल्यू 10 फिक्स करनी है। कौन से एक की करें, 3 में से एक की सिलेक्शन कर लो, 3C1। मान लो ये वाले को तुमने 10 फिक्स कर दिया, तो इसके लिए तो एक ही चॉइस होगी। x1 के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकती है, 10 नहीं होने देना, 0 से लेकर 9 तक 10 चॉइसेस इसके लिए हो गई, और सिमिलरली x3 के लिए भी 10 चॉइसेस हो गई। तो टोटल कितना बन गया, यहां से 300 बन गया। ये हो गया केस 1। केस नंबर 2 कौन सा होगा, जब 3 में से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 10 के बराबर है। सो एग्जैक्टली 2 ऑफ x1, x2, x3, 3 में से 2 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाए। ये भी कर सकते हैं। कौन से 2 होंगे, सिलेक्ट कर लो। सो 3C2। मान लो x2 सिलेक्ट कर लिया, x3 सिलेक्ट कर लिया, इनके लिए तो एक एक चॉइस ही है, 10-10 फिक्स हो गया। इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 0 से लेकर 9 तक 10 होंगी। ये हो गया, तो कितना बन गया ये 30, ये बन गया। और तीसरा केस कौन सा बचा, when all 3 are equal to 10। तो उस केस में कितनी चॉइसेस होंगी, एक ही चॉइस होगी, 10-10-10 पकड़ा देंगे। सो दिस इज इक्वल टू। तो बस हो गया, 3 पॉसिबल केसेस बन सकते थे, तीनों हमने लिस्ट कर लिए। तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स कितने बन जाएंगे, 300 प्लस 30 प्लस 1 कितना आ गया, 331 आ गया। ठीक बात है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आइडिया है कैसे सोल्व किया जाता है, जो हमने रिजल्ट पहले डिराइव किया था कैसे किया था, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अगेन ये हो गया एक तरीका इसको करने का। एक और बढ़िया तरीका है करने का, वो भी देख लो लगे हाथ, मेथड नंबर 2। अब इसमें क्या होगा ना, देखना इसको ध्यान से, वही चीज है, a, b और c हमारे पास हैं, मान रखे हमने 2 की पावर x1, 2 की पावर x2, 2 की पावर x3।
ये तो पता है कि x1 x2 x3 की वैल्यू 10 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक बात है। तो हम क्या बोल देंगे ना कि x1 x2 x3 के लिए टोटल चॉइसेस कितनी हो सकती हैं। सुनना इसको ध्यान से, हमें ये पता है कि इनका एलसीएम 2 की पावर 10 करवाने के लिए कम से कम एक की वैल्यू 10 होनी चाहिए। उसको इंप्लीमेंट करने का एक तरीका ये हो गया, केसेस बना लिए। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, कैसे इंश्योर करो कि तीनों में से कम एक की वैल्यू 10 हो। तो क्या करो, टोटल चॉइसेस देख लो, टोटल कितनी, x1 के लिए कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, 0 से लेकर 10 तक हो सकती हैं। तो x1 के लिए 11 चॉइसेस, x2 के लिए 11, x3 के लिए 11 कैसे लिखा, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, अप टू 10 तक। तो इतनी चॉइसेस हमने लिख ली, ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें से वो वाली चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस व्हेन LCM इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 10। अब ये बताओ सोच के कि ये जो ऊपर इतनी टोटल चॉइसेस आई थी, इसमें से वो चॉइसेस कितनी है जिसमें LCM 2 की पावर 10 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये वो वाली चॉइसेस होंगी जब इन तीनों में से हमने किसी की वैल्यू भी 10 नहीं रखी। इन टोटल चॉइसेस में से जब हमने किसी को भी 10 के बराबर नहीं रखा। और ऐसी कितनी होगी कि x1 के लिए भी जब 10 ही चॉइसेस रही होंगी 0 से लेकर 9 तक, तो x1 के लिए भी जब 10 चॉइसेस होंगी, x2 के लिए भी 10, x3 के लिए भी 10। ये बात आ रही है क्या समझ? x1 के लिए 0 से लेकर 10 तक पॉसिबिलिटीज थी टोटल में, तो 11 चॉइसेस होगी। x2 के पास चॉइसेस थी 0 से लेकर 10 तक, टोटल 11 होगी। x3 के पास चॉइसेस थी 0 से 10 तक, 11 होगी। टोटल इतनी चॉइसेस बन गई। ये कितनी होंगी, 1 3 3 1। बट इसमें कुछ ऐसे केसेस, काफी सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें ना तो तुमने इसको 10 रखा, ना ही इसको 10 रखा, ना ही इसको 10 रखा। मतलब क्या रखा, 0 से लेकर 9 तक कुछ नंबर रखा होगा। और वो जितने भी केसेस हैं वो सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो वाले केसेस अलग से काउंट कर रहे हैं कि जिसमें एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर ना हो। और ऐसे कितने केसेस होंगे, इसमें वो सारे केसेस होंगे जब x1 की वैल्यू कितनी ली गई होगी, 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ ली गई होगी। x2 की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ली गई होगी। x3 की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ली गई होगी। तो मतलब इसके लिए भी 10 तरीके चुने होंगे हमने, इसके लिए भी 10 तरीके, इसके लिए भी 10 तरीके। तो टोटल ऐसे कितने केसेस हो गए, 1000 केसेस ऐसे हो गए। तो 1331 टोटल बन रही थी, इसमें से 1000 केसेस वो वाले हैं जिसमें एलसीएम 2 की पावर 10 के बराबर नहीं हो पाया। तो रिक्वायर्ड केसेस क्या आ जाएंगे, दोनों को आपस में माइनस करो। सो 1331 माइनस 1000, दिस इज इक्वल टू 330। तो ये दूसरा तरीका है इसी चीज को अप्लाई करने के लिए, इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक बात है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लो, छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। अगेन डिवाइजर्स पे आ गए हम लोग। तो एक नंबर दे दिया, जैसे सपोज इसके लिए देखते हैं n इक्वल टू 24, एक नंबर है। क्या पूछा गया है, कितने तरीकों से तुम 24 को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, बता सकते हैं क्या? छोटा सा नंबर है, मैन्युअली करके देखते हैं रिजल्ट। एक बार मैन्युअली हो गया तो वहां से पैटर्न ऑब्जर्व करने की ट्राई करेंगे। तो 24 है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, देन 4 6 8 12 24। हमें क्या करना है, 24 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीका हो गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से, प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका 3 into 8, चौथा तरीका 4 into 6। ये चार ही तरीके बनेंगे, इसके अलावा और तो कोई नहीं बनेगा। तो क्या बोल देंगे कि देयर आर टोटल 4 वेज। ये आंसर आ गया। तो टोटल हमारे पास ऐसे 4 तरीके हैं जिनसे तुम 24 को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स डिवाइजर्स। देख के बिल्कुल सामने तुम्हारे आसान है, बिल्कुल कैसे किया गया पता चल रहा है देख के, ठीक है। और बता सकते हैं 4 तरीके क्यों आए, पता चल रहा है ये भी कि टोटल कितने थे, 8 डिवाइजर थे इसके, और 2-2 के पेयर्स बन गए।
तो जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ वेज आएंगे। तो टोटल अगर 8 थे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, उसी का हाफ हो जाएगा। तो वही वाला फंडा जैसे प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स में बना था कि अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स n है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? n/2 आएंगे। ये हो गया। बट ये तो तब आ पाएगा अगर ये नॉन परफेक्ट नंबर है, सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि उस केस में जो नंबर ऑफ डिवाइसेस बनेंगे वो इवन बनेंगे और पेयरिंग तुम्हारी कंप्लीट हो पाएगी। तो दूसरा केस भी देख लो, परफेक्ट स्क्वायर वाला, इसके लिए भी पता चल जाएगा क्या होगा। सो n = 36 भी देख लेते हैं। 36 के डिवाइसेस कौन कौन से? 1 2 3 4 6 देन 9 12 24 36 कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ वेज 36 को एक्सप्रेस करोगे फर्स्ट इनटू लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, इस तरीके से बनेगा। सॉरी गड़बड़ हो गई है, दिस इज 3 × 12 2 × 18, दिस इज 18 नॉट 24। ठीक है, तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, यहां तक तो पेयरिंग बनती गई। ये 6 अकेला बच गया, तो कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे? 6 × 6 से एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइसेस में एक्सप्रेस कर दिया। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। ठीक बात है। तो इस केस में नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने थे? 9 थे। नंबर ऑफ वेज कितने बने? 5 बने। 5 क्यों बने? क्योंकि 9 में से एक कम कर दो उतने पेयर्स बन पाएंगे। सॉरी, अगर 9 थे, 9 में से एक कम कर दो, 8 बचे, 8 की पेयरिंग करोगे, कितने पेयर्स बनेंगे? इतने पेयर्स बनेंगे। तो इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे और प्लस जो एक छोड़ा था उसके कारण एक वे बुरा जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। तो कितना हो गया? दिस इज 4 + 1 = 5। तो क्या पता चला? अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? डायरेक्टली n/2 बन जाने चाहिए थे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में यहां पे जितने भी डिवाइसेस होंगे, अगर n है तो n-1 की पेयरिंग बनेगी अपॉन 2, इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। इसके अलावा एक नंबर ऑफ वे एक्स्ट्रा आएगा तो +1 आ जाएगा। तो कितना आएगा रिजल्ट में? n + 1/2 आएगा। तो ये रिजल्ट बनेगा इसके लिए। ठीक है जी, तो इसका भी देख के पता चल गया। 2 केसेस कर लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला, रिजल्ट पता चल गया। इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं एक बार। ओके, ये रिजल्ट लिखा गया। वही सेम चीज पढ़ लो एक बार। द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइसेस इक्वल टू क्या? n/2। अगर तो n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में n/2 हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? n + 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये छोटा n क्या है? नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ n है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। एक लास्ट कंसेप्ट और देख लो, कंसेप्ट नंबर 6, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अगेन आसान है बिल्कुल। क्या लिखा गया? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। यहां तक सारा सेम है जो पिछली बार किया था। विच आर रिलेटिवली प्राइम या विच आर को प्राइम। तो अगेन एक नंबर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 72। तो 72 को दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। और कैसे दो डिवाइजर का प्रोडक्ट होना चाहिए? जो कि आपस में प्राइम है, मतलब जिनका HCF क्या है? 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में बताना है कितने तरीकों से तुम ऐसे एक्सप्रेस कर पाओगे 72 को। तो मैन्युअली करके देख सकते हो। 1 × 72, जैसे मान लो 72 के कितने डिवाइजर्स बनेंगे ना, कौन कौन से? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा, देन 8 बनेगा, देन 9 12 18 24 36 72, इतने डिवाइजर्स बनेंगे। और अगर प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है तो कैसे कैसे कर पाओगे? 1 × 72 कर पाओगे, 2 × 36। ये वाला केस नहीं लिया जाएगा इसमें। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है 2 का। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब जिनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, जिनका HCF 1 हो। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। 3 × 24 ये भी नहीं लिया जाएगा। 4 × 18 ये भी नहीं लिया जाएगा। 6 × 12 ये भी नहीं लेंगे। 8 × 9 ये दोनों है रिलेटिवली प्राइम, तो ये वाला भी ले लेंगे। तो बस यही 2 वेज बनेंगे। ये बात सही है क्या?
तो मैन्युअली करके देखा तो पता चल गया 2 तरीके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैन्युअली हमेशा नहीं कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। तो देखना इसको सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितनी बनेगी ये 36 इंटू 2 बनेगा, ठीक है, या फिर 9 इंटू 8 बोल लो, तो 8 इज 2 की पावर 3, 9 इज 3 की पावर 2। अब सुनना ध्यान से, 72 को हमें करना क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स एक्सप्रेस करना है। अब अगर तुम चाहते हो कि यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर रिलेटिवली प्राइम हो, तो होगा क्या कि ये जो 2 की पावर 3 है ना, इसको तुम बांट के नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक डिवाइजर में 2 की पावर 1 दे दिया और दूसरे में 2 की पावर 2 दे दिया। उससे क्या होगा, इन दोनों में 2 का कॉमन फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं हो पाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि इसी को ब्रेक करके 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखें, तो होगा क्या कि ये जो पहली प्लेस है और दूसरी प्लेस, इन दोनों प्लेस में 2 की पावर 3 को बांट बांट के नहीं दे सकते, एक ही जगह जाएगा जहां भी जाएगा पूरे का पूरा, तो या तो 2 की पावर 3 पूरा यहां आ गया या फिर यहां आ गया, तो यहां पे मान लो 2 की पावर 3 रख दिया हमने पूरे का पूरा, और जो 3 की पावर 2 है ये भी पूरा जाएगा, यहां भी जाएगा, इसको भी 3 की पावर 1 3 की पावर 1 ब्रेक करके नहीं कर सकते, तो ये 3 की पावर 2 भी कहां जा सकता है, मान लो यहां आ गया, तो ये क्या बन गया, एक तरीका बन गया। और दूसरा तरीका कौन सा होगा कि 2 की पावर 3 भी जहां गया वहीं पे 3 की पावर 2 चला गया, और बाकी दूसरा क्या बचा, 1 बचा, ये दूसरा तरीका होगा। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है इसको कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, जैसे 2 का प्राइम फैक्टर था, इसकी जितनी भी पावर है, ये पूरे का पूरा बंडल जो है ना, पूरे का पूरा ग्रुप एक ही जगह जाएगा, 2 जगह ब्रेक होके नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमारे पास क्या चॉइस थी कि मान लो यहां पे चला गया और जो दूसरा है वो दूसरी जगह पे चला गया, एक तरीका हो गया। या फिर क्या हो सकता था, दोनों के दोनों एक ही जगह चले जाएं और बाकी दूसरी जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 वेज हो गए इनको एक्सप्रेस करने के एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक बात है। तो ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है ये वाला ट्राई करो, अगर ये चीज नहीं भी क्लियर हुई, किसी को डाउट है तो ये वाला ट्राई करते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी इस वाले केस के लिए भी करेंगे तो। ठीक है, तो n = 60 के लिए ट्राई करो। ठीक है, देखते हैं इसको। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन 12 into 5 होता है, 12 कितना होता है 4 into 3, सो 4 into 3 into 5 ये हो गया। अब फिर से 60 को हमें लिखना है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो होगा क्या, ये जो 2 की पावर 2 है ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो मान लो यहां पे आ गया 2 की पावर 2, ये 3 कहीं भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो मान लो यहां पे 3 आ गया, 5 कहीं भी जा सकता है, मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 बचा होगा। तो ये एक तरीका हो गया इसको एक्सप्रेस करने का, मतलब 60 into 1, सो दिस इज वन वे। और दूसरा तरीका कौन सा, बस जितनी चॉइसेस ले सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। अगेन 2 की पावर 2 कहीं भी आ गया, ये तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं बोलना कि एक बार ये यहाँ आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और दूसरा केस यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे ये नंबर आया, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर्ड पेयर्स की बात नहीं चल रही। सिर्फ हमें ये देखना है कि 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, चाहे 1 into 60 बोलो, चाहे 60 into 1 बोलो, सेम ही चीज है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड की बात चल रही है यहाँ। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा कौन सा, कि जहां पे 2 की पावर 2 गया वहां पे 3 चला गया और 5 कहीं दूसरी जगह चला गया, तो मतलब ये क्या लिखा गया 12 into 5। तो देख सकते हो कि ये भी दोनों क्या होंगे, हमेशा रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ये एक और तरीका मिल गया। और कौन सा तरीका, कि जहां पे 2 की पावर 2 गया वहां पे 5 भी चला गया, 3 दूसरी जगह आ गया, तो ये क्या बन गया 20 into 3। तो तुम देख सकते हो जिस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, कि पूरे का पूरा एक प्राइम फैक्टर एक ही जगह जाएगा, तो उससे ये एंश्योर हो रहा है कि ये दोनों हमेशा क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। और कुछ चॉइस बनेगी क्या, और भी बन जाएगी एक, कौन सी, कि 2 की पावर 2 अकेला है, 3 into 5 दूसरी जगह चले गए, मतलब क्या हो गया 15 into 4। तो कितने वेज मिल गए ना तुम्हें, टोटल 4 तरीके मिल गए। देख लो सही है क्या। तो कौन कौन सी चॉइसेस बनी, 3 टाइप के प्राइम फैक्टर्स थे, या तो क्या हो गया तीनों के तीनों एक जगह आ गए, या फिर कोई 2 आ गए,
ठीक है, दो, इसमें ये दो आए 2 और 3 वाले, इसमें 2 और 5 वाले दो आए, इसमें 3 और 5 वाले दो आए। तो या तो तीनों एक जगह आ सकते थे, या फिर कोई दो आ सकते थे, या फिर एक आ सकता था। तो इस तरीके से हमारे पास चॉइसेस बन गई। ठीक है जी, तो 4 तरीके आ गए। अगेन ये वाला जो हमने तरीका किया ये भी मैनुअल तरीका है, अभी यहां से कुछ नहीं पता चला, तो इसी को सोचने का दूसरा तरीका देखना, इसको भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। क्या पता चलेगा ना कि 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, हमें क्या करने, बेसिकली ये जो पूरा प्राइम फैक्टर है एक अलोंग विद इट्स पावर, उसी को तो हम भेज रहे हैं ना, कि अकेला बंदा जाएगा या 2 बंदे एक साथ जाएंगे या 3 बंदे एक साथ जाएंगे, उसी के हिसाब से तो हमारे केसेस बन रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोच के देखो कि इसमें 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स थे अलग अलग। तो या तो क्या हो सकता था ना, इस वाली प्लेस पे, सिर्फ एक ही प्लेस की बात करेंगे, अनऑर्डर्ड की बात चल रही है, तो इस वाली प्लेस के लिए क्या हो सकता था, या तो तुमने तीनों में से कोई भी प्राइम फैक्टर को यहाँ पे नहीं रखा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी 3C0। हमने क्या किया, 3 टाइप के प्राइम फैक्टर्स थे इस वाली प्लेस पे, तीनों के तीनों भी एक साथ आ सकते हैं, एक तरीका बन जाता, 3 में से 2 भी आ सकते थे, 3 में से 1 भी आ सकता था, इतनी चॉइसेस है। तो हमने क्या किया कि 3 में से या तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया होगा, या फिर कितने आए होंगे, 1 आया होगा कोई, जैसे यहाँ पे ये वाला केस चल रहा है कि सिर्फ 5 आया, या फिर सिर्फ 3 आया, या फिर सिर्फ 2 स्क्वायर आया, ऐसे हुआ होगा, या फिर 3C2, 3 में से कोई 2 आए होंगे इस जगह पे, या फिर 3 के तीनों आए होंगे, ये तो पॉसिबिलिटीज बनती है ना। तो सिर्फ फर्स्ट वाली प्लेस पे हमने बोल दिया, या तो 3 में से कोई 0 आया होगा, 0 आया होगा मतलब सिर्फ 1 रहा होगा यहाँ पे, बाकी सारे का सारा 60 यहाँ पे रहा होगा, या फिर 3 में से कोई 1 आया होगा, 1 का मतलब पूरे का पूरा ये ग्रुप, कि 2 स्क्वायर आ गया, या 3 आ गया, या 5 आ गया, ऐसा हुआ होगा, या 3 में से 2 आए होंगे चल के, कि 2 स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, 2 स्क्वायर आ गया, 5 आ गया, या 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसा हुआ होगा, या फिर तीनों के तीनों आ गए होंगे। तो इतनी चॉइसेस हैं इसके लिए। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी ना, कि जब तुमने ये माना कि 3 में से इसमें 0 आया, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 1 आया होगा, और यहाँ पे बाकी क्या आया होगा, 60 आया होगा, और फिर हमने केस लिया 3C3 की, यहाँ पे तीनों आ गए, मतलब क्या, यहाँ पे कोई नहीं आया, तो ये वाला भी कौन सा केस है, ये भी 60:1 वाला केस है। सिमिलरली जब हमने ये बोला कि यहाँ पे 3 में से 1 आया होगा, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, ये बचा होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। बाद में क्या हुआ, हमने बोल दिया 3 में से 2 आए, तो इसमें भी ये वाला केस काउंट हो गया कि 2 पहले आए, ये वाले आए, और तीसरा कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो कहने का मतलब ये जो हमने चॉइसेस लिखी हैं, इसमें हर एक केस 2 बार रिपीट हो रखा है। जैसे ये वाला पर्टिकुलर केस की अगर बात करें, तो ये वाला 3C1 में भी काउंट हो चुका है क्योंकि 5 अकेला गया है कहीं पे, और 3C2 वाला भी काउंट हो चुका है क्योंकि ये 2 बंदे गए हैं। तो जितने भी ये चॉइसेस लिखी हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि हर एक केस 2 बार रिपीट हो रखा है। तो इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे जो आने चाहिए। कितना बनेगा इसका रिजल्ट, 2 की पावर 3/2। तो ये कितना बन गया, 2 की पावर 2 4 बन गया। तो ये तरीके से सोचा जा सकता है इसको, कि जितने भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर n है तो इस वाली प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस, या तो n में से कोई भी यहाँ पे नहीं रखा गया होगा, सारे के सारे वहां पे रखे गए होंगे, यहाँ पे 1 आया होगा, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCN, और हर एक केस 2 बार रिपीट हो रखा होगा, तो अपॉन 2 कर दिया जाएगा, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 2 की पावर n/2 आ जाएगा। तो बस इसको लिख रहे हैं रिजल्ट को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्राई करके देख सकते हो अपने आप। 420 है, 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो कितनी बनेगी, ये 42 into 10 है, 42 कितना होता है, 42 इज 6 into 7, 6 का मतलब एक 2 का फैक्टर, एक 3 का फैक्टर, एक 7 का, तो एक 2 का यहां से आया, एक 10 में से आएगा, एक 3 का था, एक 5 का 10 में से आएगा, एक 7, ये है 420। तो इसका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएंगे कितने आने चाहिए, क्या देखा था हमने कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स देख लो कितने हो सकते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कितना रिजल्ट आएगा, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4/2, या फिर 2 की पावर 4/2, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा।
ठीक है जी, तो बस कंप्लीट है, ये रिजल्ट लिख रहा हूं इसको, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो ये रिजल्ट लिखा गया। Result number 6, number of ways of expressing n as a product of two divisors which are relatively prime is equal to 2 की पावर p upon 2 या फिर 2 की पावर p minus 1। और यहाँ पे p क्या है? Number of primes involved in prime factorization of 10, कि जो नंबर है उसकी जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें जितने नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो वो हमारी क्या होगी? p की वैल्यू होगी। तो रिजल्ट इज 2 की पावर p minus 1। ठीक है जी, तो इसको भी याद रखा जा सकता है। एंड इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है, एप्लीकेशंस इन नंबर थ्योरी। ठीक है जी, तो हमने ट्राई की है कि जितने भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं ना, वो हमने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, साथ में उनको एज अ रिजल्ट भी हमने एक्सप्रेस करके दिखा दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम उसको डायरेक्ट, अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे कि अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो भी हमने यहाँ पे सीखा, सिर्फ रिजल्ट याद करके मत बैठ जाना, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, वो रिजल्ट कैसे आया, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जेईई मेंस में तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाए, डायरेक्ट रिजल्ट से हो जाए, बट एडवांस में कभी भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई ना कोई तो थोड़ी वेरिएशन तो घुमा फिरा के पूछी ही जाएगी। ठीक है जी, तो अगर ऐसा जब भी टॉपिक तुम रिवाइज भी करते हो तो सिर्फ रिजल्ट मत रिवाइज किया करो, उसका जो मेथड है उसके पीछे का वो भी एक बार देख लिया करो। राइट, ओके, तो फिलहाल ये कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।